जय हिंद। नमस्कार। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूं जो मेरे दिल के बहुत करीब है, मेरे लिए बहुत डियर है। तो आज इंडिया में स्ट्रे डॉग्स का इशू जितना गुस्सा, डर और डिविजन्स पैदा करता है, उतना शायद ही कोई और इशू करता हो। एक तरफ अपने बच्चों की सेफ्टी को लेकर वरीड पेरेंट्स हैं, दूसरी तरफ है सिटीजन्स, एनिमल वेलफेयर एक्सपर्ट्स एंड एनिमल लवर्स जो एनिमल्स की पेन और सफरिंग से परेशान है। 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रे डॉग से रिलेटेड पब्लिक सेफ्टी कंसर्न्स को दूर करने के लिए कई ऑर्डर्स दिए हैं। इन ऑर्डर्स ने नेशन वाइड डिबेट स्टार्ट कर दी है, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि ऑर्डर्स साइंस, ग्राउंड रियलिटीज, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड इंडिया के कल्चरल ईथोस को इग्नोर करते हैं। 11 अगस्त 2025 को एससी ने ऑर्डर दिया कि दिल्ली एनसीआर के सारे स्ट्रे डॉग्स को पकड़ा जाए, उनको स्टरलाइज और वैक्सीनेट किया जाए, यानी कि उनकी नसबंदी की जाए और उनको टीके लगाए जाएं रेबीज के, एंटी रेबीज के, और उन्हें एनिमल शेल्टर्स में शिफ्ट कर दिया जाए। और यह भी कहा कि स्ट्रे डॉग्स को वापस सड़कों पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। शायद एससी ने अज्यूम किया कि एडिक्वेट एनिमल शेल्टर्स अवेलेबल हैं, सभी स्ट्रे डॉग्स को कुछ हफ्तों के अंदर ही पकड़ा जा सकता है और लॉन्ग टर्म कन्फाइनमेंट ह्यूमेन और वायबल है। पर सच्चाई यह है कि इनमें से कोई भी एजम्पशन हिंदुस्तान के किसी भी शहर की ग्राउंड रियलिटी से बहुत दूर है। इंडिया में स्ट्रे डॉग्स की पॉपुलेशन की 1% पॉपुलेशन को भी शेल्टर्स में रखने की जीरो पॉसिबिलिटी है। मोस्टली म्यूनिसिपैलिटीज के पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। एससी के ऑर्डर को चैलेंज किया गया और फिर एससी ने, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने, अपने अगले ऑर्डर में कहा कि स्टरलाइज और वैक्सीनेट किए गए स्ट्रे डॉग्स को उनके ओरिजिनल लोकेशंस पे वापस छोड़ा जा सकता है, जो एबीसी रूल्स और एडब्ल्यूबीआई रूल्स के हिसाब से है। एडब्ल्यूबीआई का मतलब है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। दूसरा, रेबीज से इफेक्टेड या डेंजरस डॉग्स को शेल्टर्स में रखा जाए। ऑल्दो ये नया ऑर्डर एक पॉजिटिव स्टेप था, फिर भी इससे कई कोर इश्यूज अनरिजॉल्व रहते हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक और ऑर्डर दिया जिसके अंडर पब्लिक प्लेसेस में डॉग्स की फीडिंग पे बैन लगा दिया गया और अथॉरिटीज को इंस्ट्रक्ट किया गया कि वो डेजिग्नेटेड फीडिंग जोन्स आइडेंटिफाई करें। इन ऑर्डर्स ने उन हजारों कॉमन हिंदुस्तानियों को क्रिमिनल बना दिया जो सालों से कम्युनिटी डॉग्स को खाना खिला रहे हैं, जिसकी वजह से ये स्ट्रेज शांत, टेरिटोरियल और प्रिडिक्टेबल बने रहते हैं। और इन ऑर्डर्स की वजह से जो लोग स्ट्रेस को फीड करते हैं उन लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया गया और बहुत केसेस में एनिमल लवर्स को फिजिकली अटैक भी किया गया है। ये कैसे है? तू कैसे आया यहाँ पे? कैसे है? किसने कहा तेरे को आया? किसने कहा तेरे को? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर के बाद ही तू हेलो ये कुत्ते लोग हैं ना। हाँ, तो एक भी अपना बिल्डिंग में ना, इतना डंडा अगर तू नहीं मारा तो मैं तेरे को छोड़ेगा नहीं। भूमि उसको बोला, सिस्टर को आके बोले तुम क्यों मारा? पुलिस को अपने बिल्डिंग में लेके जाओ, विचार बनाओ उसको। मारते हो क्या? हाँ, वो जॉब करते हैं, हम लोग को मालूम है क्या करते हैं। डोंट कंपेयर माय किड्स विद योर डॉग्स, ओके? डोंट कंपेयर माय किड्स विद स्ट्रे डॉग्स, ओके? Mind your language, understand. First, use your common sense. There is a difference between a dog and a human being, okay? You are wrong. You are wrong. You are wrong. Don't yell. I'll slap you. Okay, understood? You is right. हाँ. Please stay away. सारे कुत्तों को मारने में लगा कुत्ता को मारते। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अगले ऑर्डर में कहा कि स्ट्रे डॉग्स को सेंसिटिव एरियाज, स्पेसिफिकली स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट हब्स में वापस नहीं छोड़ा जाना चाहिए। उसके बाद अगले ऑर्डर में कहा कि सी बीचेस और इस तरह के पब्लिक प्लेसेस से पकड़े गए स्ट्रेस को भी वापस नहीं छोड़ा जाएगा। अब क्वेश्चन यह है कि क्या सभी स्ट्रे डॉग्स को हटाना पॉसिबल है या इम्पॉसिबल क्यों है? ऑल्दो सभी स्ट्रे डॉग्स को हटाने का आइडिया थ्योरी में अच्छा लगता है, बट मगर लेकिन किंतु परंतु रियलिटी में यह इम्पॉसिबल है। इंडिया में स्ट्रेस की पॉपुलेशन का कोई एक्यूरेट डेटा अवेलेबल है ही नहीं, क्योंकि कोई नेशनल सेंसस, कोई टैगिंग सिस्टम, कोई यूनिफाइड डेटाबेस नहीं है। आप उसे खत्म नहीं कर सकते जिसकी काउंटिंग ही नहीं की जा सकती। दूसरा, अगर अथॉरिटीज किसी एरिया से कुत्तों को हटाने में सक्सेसफुल हो भी जाती है तो नए कुत्ते इमीडिएटली उस एरिया में आ जाएंगे। इसे कहते हैं वैक्यूम इफेक्ट, जो पॉपुलेशन इकोलॉजी में वेल डॉक्यूमेंटेड फिनोमेना है। किसी भी एरिया से एनिमल्स को हटाने से एक इकोलॉजिकल वैक्यूम क्रिएट होता है
जिससे आसपास के एरियाज के दूसरे एरियाज के अनस्टाइलाइज्ड अनवैक्सीनेटेड डॉग्स वहां आ जाते हैं। हटाने से पॉपुलेशन कम नहीं होती बल्कि सिर्फ रीशफल होती है। तीसरा, सड़क पर किसी स्ट्रे को डेंजरस या रेबिस इफेक्टेड डिक्लेयर करना लॉजिकल नहीं है। बिना लेबोरेटरी टेस्टिंग के एनिमल्स में रेबीज को रिलायबली डायग्नोज नहीं किया जा सकता। कई स्ट्रेस को डेंजरस डिक्लेयर कर दिया जाता है जबकि रियलिटी में वो बेचारे भूखे होते हैं या डरे हुए होते हैं या सिर्फ अपने एरिया को डिफेंड कर रहे होते हैं। अगर कोई चोर आपके घर में घुसेगा तो आप क्या करेंगे? वही करेंगे जो ये बेचारे डॉग्स करते हैं। करोड़ों डॉग्स को इनडेफिनेटली शेल्टर्स में रखना फाइनेंशियली भी इम्पॉसिबल है। एनिमल शेल्टर्स को लैंड, स्टाफ, डॉक्टर्स, खाना, मेडिसिन, सफाई और मॉनिटरिंग की जरूरत होती है, जिसमें बड़े से बड़े शेल्टर्स भी स्ट्रगल करते हैं। इसके ऑपोजिट एबीसी यानी कि एनिमल बर्थ कंट्रोल स्केलेबल और कॉस्ट इफेक्टिव है। स्टरलाइजेशन फ्यूचर के खर्चों को परमानेंटली बहुत कम कर देता है। सबसे डेंजरस अजम्पशन है कि एनिमल्स को भूखा रखने से वो कम डेंजरस हो जाते हैं। साइंस इसके ऑपोजिट ही बोलती है। मेरा अपना एक्सपीरियंस भी यही कहता है। भूख से स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ते हैं। बढ़ा हुआ स्ट्रेस टेरिटोरियल एग्रेशन को बढ़ाता है। भूखे डॉग्स कचरे पर लड़ते हैं, रेजिडेंशियल एरियाज में खाना ढूंढने आते हैं, गाड़ियों के पीछे भी भागते हैं। एक स्ट्रे जिसका पेट भरा होता है वो शांत होता है। एक स्टरलाइज या नसबंदी किया हुआ डॉग स्टेबल है। भूखा कुत्ता ना तो शांत होगा और ना ही स्टेबल। इंसान भी ऐसे ही बिहेव करते हैं। एक बात एब्सोल्युटली क्लियर कर दूं, इस प्रॉब्लम को एनिमल्स या एनिमल लवर्स ने क्रिएट नहीं किया है। यह प्रॉब्लम हमारे देश में सालों से चल रही है और यह प्योरली गवर्नेंस फेलियर और सरकारी फेलियर है, उसके अलावा कुछ नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन की गलतियों के लिए एनिमल्स और एनिमल लवर्स को ब्लेम करना गलत है। एनिमल लवर्स ने स्ट्रेस को फीड करने के लिए इसलिए स्टेप इन किया क्योंकि स्टेट फेल हो चुकी है। एनिमल लवर्स ने स्ट्रेस को खाना खिलाया क्योंकि सरकारों ने एबीसी का काम ठीक से नहीं किया। एनिमल लवर्स ने डॉग्स की स्टरलाइजेशन या नसबंदी करवाई क्योंकि सरकारें टारगेट्स पूरा नहीं कर पाई। अब इन एनिमल लवर्स को क्रिमिनल बोलना कहां की समझदारी है? एबीसी या एनिमल बर्थ कंट्रोल पिछले 2 डिकेड से इंडियन लॉ और पॉलिसी का इंटीग्रल पार्ट है। यह कोई नया फिनोमिना नहीं है, ना ही एक्सपेरिमेंटल है। एबीसी प्रिवेंशन ऑफ क्रूरल्टी टू एनिमल्स एक्ट और एबीसी रूल्स के अंडर स्ट्रेस की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का ऑफिशियल और लीगल तरीका एनिमल बर्थ कंट्रोल ही है। एबीसी या एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम्स में डॉग्स की स्टरलाइजेशन और वैक्सीनेशन की जाती है, यानी कि नसबंदी और टीकाकरण, और उन्हें उनके ओरिजिनल एरियाज में वापस छोड़ा जाता है और इस पे कोर्ट्स की जजमेंट्स भी हैं। यह मेथड इसलिए इफेक्टिव है क्योंकि ये रिप्रोडक्शन को टारगेट करता है। बिना नसबंदी वाले एक डॉग और उसकी संतानें कुछ ही सालों में हजारों बच्चों को जन्म दे सकती हैं। स्टरलाइजेशन या नसबंदी इस साइकिल को परमानेंटली ब्रेक कर देता है। जिन डॉग्स की नसबंदी हो चुकी है वो रिप्रोड्यूस नहीं करते, अपने एरियाज में रहते हैं, कम लड़ते हैं और बिना नसबंदी वाले डॉग से अपने एरिया को डिफेंड करते हैं। इससे पॉपुलेशन और बिहेवियर दोनों एक साथ स्टेबल हो जाते हैं। जिन कंट्रीज या सिटीज ने स्ट्रेस की पॉपुलेशन को सक्सेसफुली कंट्रोल किया है, उन्होंने ऐसा हाई कवरेज स्टरलाइजेशन या व्यापक नसबंदी के थ्रू किया है और ना ही स्ट्रेस को हटा के। एबीसी साइंटिफिकली प्रूवन है और बहुत सारी स्टडीज और ग्लोबल गाइडलाइंस का कंक्लूजन है कि स्ट्रेस की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए नसबंदी प्लस टीकाकरण या स्टरलाइजेशन या वैक्सीनेशन सबसे ह्यूमेन तरीका है। एबीसी से बर्थ रेट कम हो जाता है। जिन एरियाज में एबीसी को अच्छे से इंप्लीमेंट किया जाता है वहां की स्ट्रेस की पॉपुलेशन में नोटिसेबल रिडक्शन और रेबीज का ट्रांसमिशन भी कम हो जाता है। खराब तरीके से इंप्लीमेंट किए एबीसी प्रोग्राम्स इनइफेक्टिव होते हैं और एनिमल हेटर्स इसका फायदा उठाते हैं और बोलते हैं कि एबीसी काम नहीं करता। एबीसी कभी फेल नहीं हुआ है, इंप्लीमेंटेशन फेल हुई है और इस रीजन से बहुत सिटीज में स्ट्रेस की पॉपुलेशन कम होने की बजाय बढ़ रही है। एबीसी फेल नहीं हुआ, सिस्टम एबीसी को इंप्लीमेंट करने में फेल हुआ है। सरकारें इसे इंप्लीमेंट करने में फेल हुई हैं। एनिमल बर्थ कंट्रोल को इफेक्टिव होने के लिए साइंस बहुत क्लियर है। किसी भी एरिया में कम से कम 70% स्ट्रेस की नसबंदी या टीकाकरण
या स्टरलाइजेशन और वैक्सीनेशन लगातार हर साल कंटिन्यूसली होनी चाहिए और ये थ्रेशोल्ड नॉन निगोशिएबल है। इससे कम कुछ भी करने से सिर्फ इल्यूजन क्रिएट होता है और ये फेलियर गारंटीड है। और ग्राउंड लेवल की रियलिटी ये है कि मोस्टली इंडियन सिटीज में 15 से 20% से ज्यादा कवरेज कभी भी क्रॉस नहीं हुई है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स और म्यूनिसिपैलिटीज ने एबीसी को कभी सीरियसली लिया ही नहीं है। इंडिया में स्टेट्स की पॉपुलेशन के कंट्रोल ना होने के लिए एबीसी को ब्लेम किया जाता है, ये गलत है। फेलियर इंप्लीमेंटेशन की वजह से है और इसके रीजंस हैं कि फंडिंग मिलती ही नहीं है, प्लानिंग है नहीं। अगर कोई एनजीओ काम करती है तो उसकी पेमेंट्स लेट पे लेट, और पॉलिटिशियंस को सिर्फ बातें करनी है, काम तो करना नहीं। आधे अधूरे एबीसी प्रोग्राम्स काम का इल्यूजन क्रिएट तो जरूर करते हैं बट रिजल्ट्स 0 सरकारें एबीसी इंप्लीमेंट करने में अनसक्सेसफुल क्यों रही हैं? पहला, हमेशा की तरह अंडर फंडिंग। जब सरकारें बजट टाइट करती हैं तो एबीसी प्रोग्राम सबसे पहले बंद कर दिए जाते हैं। जो बजट एबीसी प्रोग्राम्स के लिए होता है वो या तो इनसफिशिएंट या कम होता है, या काम के लिए रिलीज लेट होता है, और कई बहुत बार तो फंड्स रिलीज ही नहीं किए जाते। म्यूनिसिपैलिटीज रेगुलरली एनजीओस को पेमेंट्स में महीनों कभी कभी सालों तक डिले करती हैं। कोई भी साइंटिफिक प्रोग्राम सिर्फ गुडविल या सद्भावना के भरोसे नहीं चल सकता। दूसरा रीजन है एडमिनिस्ट्रेटिव एपैथी या प्रशासनिक उदासीनता। एनिमल वेलफेयर एक ग्रे जोन में आता है, ना तो ये पॉलिटिकल प्रायोरिटी है ना ही इलेक्टोरल इशू। हेल्थ, सैनिटेशन एंड म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन जैसे डिपार्टमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी की फुटबॉल इधर से उधर घुमाते रहते हैं। रिजल्ट्स के लिए किसी भी एक डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं होती है। जब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स्ड ही नहीं होगी तो सब कुछ भगवान भरोसे ही चलेगा। तीसरा रीजन, प्लानिंग ऑलमोस्ट जीरो है। एबीसी के लिए एरिया वाइज स्ट्रे पॉपुलेशन की मैपिंग, रेगुलर एबीसी ड्राइव्स और ऑपरेशंस के बाद की मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बजाय काफी म्युनिसिपैलिटीज रिएक्टिव और कंप्लेंट ड्रिवन तरीके से काम करती हैं। किसी भी इंसिडेंट के बाद रैंडम तरीके से स्ट्रेस को पकड़ती हैं, कुछ की न्यूट्रिंग करती हैं और एबीसी प्रोग्राम को बीच में ही धन्यवाद, थैंक यू। ये पॉपुलेशन कंट्रोल का तरीका नहीं है, ये सिर्फ नाटक है। चौथा रीजन, एनजीओस को जानबूझ के वीक किया जाता है। एनजीओस को पार्टनर नहीं बल्कि कॉन्ट्रैक्टर समझा जाता है जिनका बैंड बजाना जरूरी है। पेमेंट्स के लिए परेशान किया जाता है, पेपर वर्क में घुमाया जाता है, परमिशंस डिले करी जाती हैं। कुछ केसेस में म्युनिसिपैलिटीज के लैक ऑफ सपोर्ट की वजह से हुए फेलियर्स के लिए एनजीओस को ब्लेम कर दिया जाता है। फिर जब एनजीओस फाइनेंशियल रीजन से अपना काम बंद कर देती हैं तो वही सरकारी अफसर क्लेम करते हैं कि एबीसी काम नहीं करता। एक नारा जो रेगुलरली सुनने को मिलता है वो है सभी कुत्तों को हटाओ, और इन लोगों ने क्या आर्ग्यूमेंट्स दिए उसके लिए। फर्स्ट क्लेम, लोगों की सेफ्टी के लिए हमें सभी स्ट्रेस को हटाना होगा। बड़ा ही सिंपल लॉजिक है, बट मगर लेकिन किंतु परंतु ये साइंटिफिक रिसर्च को इग्नोर करता है। पब्लिक प्लेसेस से स्ट्रेस को हटाने से उनकी पॉपुलेशन कम नहीं होगी। आप एक एरिया से न्यूट्रेट स्ट्रेस को हटाओ तो उस एरिया में दूसरे एरियाज के स्ट्रेस आ जाते हैं, और इसे कहते हैं वैक्यूम इफेक्ट, जैसे मैंने पहले ही बताया। और ये तो कॉमन सेंस है ना कि अगर आपने एबीसी के थ्रू पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं करी तो स्ट्रेस की पॉपुलेशन बढ़ेगी ही बढ़ेगी। दूसरा क्लेम, एनिमल शेल्टर्स में पूरे हिंदुस्तान के स्ट्रेस को रखा जाना चाहिए। भारत में करोड़ों स्ट्रेस हैं। कुछ एस्टिमेट्स के हिसाब से पूरी कंट्री में इनकी पॉपुलेशन 5 करोड़ से ज्यादा है, और अकेले दिल्ली में ऑलमोस्ट 10 लाख स्ट्रेस हैं। इनमें से 10% को भी सेफली एनिमल शेल्टर्स में रखने की फैसिलिटीज नहीं है। लैंड, स्टाफ, खाना, डॉक्टर्स, देखभाल और सिक्योरिटी पे होने वाले खर्चा बहुत ज्यादा होगा, हर साल का हजारों करोड़। अब इसका कंपैरिजन एबीसी से करते हैं। एक न्यूट्रिंग उस ट्रे के फ्यूचर में बच्चा पैदा करने के चांसेस ही खत्म कर देता है। तीसरा क्लेम, मरे हुए कुत्ते मतलब सुरक्षित सड़कें। हिस्टोरिकली कई कंट्रीज ने रेबीज या डॉग बाइट्स इंसिडेंट्स को रोकने के लिए बड़े स्केल पे स्ट्रेस को मारना या हटाना ट्राई किया, जिसमें चाइना में चलाए गए बहुत बड़े कैंपेन्स इंक्लूडेड हैं, बट इनमें से किसी का भी कोई पॉजिटिव लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं हुआ। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइंस बहुत क्लियरली एनिमल्स को मारने को गलत कहती हैं और सिर्फ एबीसी और वैक्सीनेशन रिकमेंड करती हैं।
दुनिया भर में स्ट्रेस की पॉपुलेशन से निपटने के लिए अलग अलग अप्रोचेस ट्राई करी गई हैं और डेटा क्लियरली दिखाता है कि ह्यूमेन तरीके से न्यूट्रिंग और वैक्सीनेशन स्ट्रेस को मारने या परमानेंटली शेल्टर्स में डालने के मुकाबले में कहीं ज्यादा इफेक्टिव है। और इसके इंटरनेशनल एग्जांपल्स भी हैं, जैसे नीदरलैंड्स ने स्ट्रेस को मारने के बजाय एक ऑर्गेनाइज्ड एबीसी प्रोग्राम इंप्लीमेंट किया, जिस वजह से आज वहां स्ट्रेस की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट निल है। साथ ही साथ वहां की गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट लॉज बनाए जिसके अंडर आप अपने पेट को अबैंडन नहीं कर सकते। पेट्स और पेट पेरेंट्स की रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। मास एबीसी कैंपेन्स करवाए, पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स करवाए, एनिमल शेल्टर्स को सपोर्ट दी और लोगों को इंकरेज किया कि वो पेट्स खरीदने के बजाय शेल्टर से अडॉप्ट करें। इन रेवोल्यूशनरी सॉल्यूशन से स्ट्रेस को मैनेज किया गया बिना उन्हें मारे। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पड़ोस में काठमांडू, नेपाल में काठमांडू का एबीसी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज तरीके से हजारों स्ट्रेस की न्यूट्रिंग और वैक्सीनेशन कर रहा है। जिन एरियाज में काम किया गया है वहां सर्वेस प्रूव करते हैं कि टाइम के साथ स्ट्रेस की पॉपुलेशन में 40% तक रिडक्शन हो चुकी है। स्ट्रेस की हेल्थ बेटर हुई है और स्ट्रेस के लिए लोकल पॉपुलेशन का एटीट्यूड पॉजिटिव हो गया है। इंडिया में भी ऑल्दो एबीसी का प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ना के बराबर है, बट कुछ जगहों पर जहां से ठीक से किया गया है वहां सक्सेस थोड़ा सा मिला है। तमिलनाडु के त्रिची में एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑलमोस्ट 85% स्ट्रेस या 85% स्ट्रेस को न्यूटर कर दिया है, जिस वजह से रेबीज का कोई भी केस रजिस्टर नहीं हो रहा है। दिल्ली में 2021 से 2025 तक ऑलमोस्ट 4,30,000 से ज्यादा स्ट्रेस की नसबंदी और वैक्सीनेशन हुई है, जो ये प्रूव करता है कि जब एबीसी को ठीक से इंप्लीमेंट किया जाए तो उसके रिजल्ट्स मिलते हैं। इन एग्जाम्पल से प्रूव होता है कि सिस्टमैटिक, सस्टेन्ड, हाई कवरेज स्टरलाइजेशन प्लस वैक्सीनेशन कम्युनिटी और लीगल सपोर्ट के साथ की जाए तो रिजल्ट्स मिलते हैं। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन कंपैशन या करुणा को ऑप्शनल नहीं मानता। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 51A(G) क्लियरली कहता है कि सारे सिटीजन्स में, सभी लिविंग क्रीचर्स या जीवित प्राणियों के लिए करुणा या कंपैशन होना चाहिए। आर्टिकल 21 गरिमापूर्ण जीवन या लाइफ विद डिग्निटी की गारंटी देता है, एक ऐसा प्रिंसिपल जिसे कोर्ट्स ने बहुत केसेस में एनिमल्स के लिए भी यूज किया है। इस बैलेंस को इग्नोर करना कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है। एक मिनट के लिए कानून को अगर हम भूल भी जाते हैं तो भारत के सिविलाइजेशनल ईथोस को कैसे इग्नोर करेंगे आप? महाभारत में महाराज युधिष्ठिर अपने कुत्ते को स्वर्ग से बाहर रखे जाने की वजह से स्वर्ग में प्रवेश करने से इंकार कर देते हैं। कुत्ते को स्वयं धर्म के रूप में प्रकट किया गया है। भगवान भैरव, जो भगवान शिव का उग्र रूप है, उनको हमेशा एक कुत्ते के साथ उनके साथी के रूप में देखा जाता है। इंडिया में एनिमल्स फालतू नहीं माने जाते। डॉग्स को ऐसे ही इंसानों का बेस्ट फ्रेंड नहीं बोला जाता। आवारा कुत्ते इंसानों की रक्षा करते हैं। स्ट्रेस को खतरनाक बोलने से पहले कुछ रियल लाइफ इंसिडेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। दिसंबर 2025 में रिसेंटली यानी कि बंगाल में एक टॉयलेट के बाहर छोटे से नवजात बच्चे को भयंकर ठंड में घंटों तक बिल्कुल अकेला छोड़ दिया गया था। और उसके साथ कौन था? आवारा कुत्तों का एक झुंड। इन स्ट्रेज ने ना तो उस बच्चे पे अटैक किया, ना ही उसे इग्नोर किया, बल्कि उस नन्ही जान के चारों तरफ एक सेफ्टी सर्कल बना लिया और रात भर उसको सेफ रखा, सो दैट कोई और लोग या जानवर उसके पास ना आ पाए। सुबह तक जब तक लोगों को उस बच्चे के बारे में पता नहीं चला और जब तक उस बच्चे को रेस्क्यू नहीं किया गया, तब तक इन स्ट्रेज ने उस बच्चे को सेफ रखा। उस एरिया के बहुत लोकल लोगों ने इसे अनबिलीवेबल बोला और कहा कि कुत्तों ने प्यार और सेफली बिहेवियर दिखाया। ऐसा लगा कि वो जानते थे कि बच्चा मुसीबत में है और इसका ध्यान रखना है। इंडिया में ऐसे और बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जहां स्ट्रेज न्यूली बॉर्न बच्चों और घायल लोगों के पास तब तक रहे जब तक मदद नहीं आ गई। बहुत बार इन स्ट्रेज ने कॉलोनीज में चोरियां होने से बचाई, बहुत बार लड़कियों को ईव टीजिंग से बचाया। इनफैक्ट अभी कुछ दिन पहले ही पिटबुल ब्रीड का एक डॉग अपने मालिक की डेड बॉडी के साथ 4 दिन तक रहा। स्नोफॉल होते हुए भी वो वहां से नहीं हटा। और ये सारे इंसिडेंट्स इग्नोर कर दिए जाते हैं। अगर आप किसी स्ट्रे से डरते हैं
उसको 2 बार खाना खिला दो, 2 बार बिस्किट खिला दो, मैं आपको गारंटी देता हूं कि वो स्टे कभी भी किसी भी बुरे वक्त में आपको प्रोटेक्ट करेगा ही करेगा। और ये कभी कभार सुनाई जाने वाली कहानियां नहीं है, ये डॉग्स के बिहेवियर के बारे में एक डीप रूटेड रियलिटी दिखाती है। डॉग्स हजारों साल से ह्यूमंस के साथ डेवलप हुए। वो अपने एरिया के गार्ड्स होते हैं, डेंजर को पहचानते हैं और शिकारी की बजाय प्रोटेक्टिव होते हैं, खासकर जब उन्हें खाना और सोशल एक्सेप्टेंस मिलता है। साइंटिफिक स्टडीज ये भी प्रूव करती हैं कि डॉग्स सोशल कनेक्शंस बनाते हैं, ह्यूमन एक्टिविटी पैटर्न्स को समझते हैं और विजिलेंट रहते हैं। भारत में स्ट्रे डॉग्स की मैनेजमेंट पॉलिसी सरकार की वजह से नहीं बल्कि एनजीओज के भरोसे चल रही है। एनजीओज ह्यूमन तरीके से कुत्तों को पकड़ते हैं, उनकी सर्जरीज करते हैं, वैक्सीनेशन, पोस्ट ऑपरेटिव केयर, मॉनिटरिंग और कम्युनिटी कोऑर्डिनेशन सब कुछ एनजीओज के भरोसे चल रहा है। म्युनिसिपैलिटीज के पास ये सब करने के लिए मैन पावर, एक्सपर्टीज और फ्लेक्सिबिलिटी है ही नहीं। फिर भी एनजीओज को हमेशा पैसे की कमी रहती है। म्युनिसिपैलिटीज एनजीओज की पेमेंट महीनों या सालों तक डिले करती हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स अनसर्टन होते हैं। एनजीओज डोनेशंस या पर्सनल फंड से स्टेज के लिए काम करती हैं। अब कोई पूछ सकता है कि भाई म्युनिसिपैलिटीज एनजीओज को किस बात की पेमेंट करती है। मैं समझाता हूं। हमारी म्युनिसिपैलिटीज या सरकारों के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है स्ट्रेस को न्यूटर या ट्रीटमेंट करने के लिए, और तब एनजीओ की हेल्प ली जाती है और इस काम के लिए सरकार को एनजीओ को पेमेंट करनी होती है। और अगर आप एनजीओ की पेमेंट्स एक एक साल तक डिले करोगे तो भाई कौन सी एनजीओ सर्वाइव कर पाएगी या काम कर पाएगी। अगर एबीसी को सक्सेसफुल करना है तो एनजीओ को प्रॉपर फंडिंग मिलनी चाहिए, पेमेंट्स टाइम पे होनी चाहिए, एनजीओ को पार्टनर्स माना जाना चाहिए, ओपोनेंट या नौकर नहीं। एनजीओ के साथ पार्टनरशिप ऑप्शनल नहीं, एसेंशियल है। भारत में एबीसी इंप्लीमेंटेशन एनजीओ के बिना पॉसिबल है ही नहीं। एनजीओ के पास वो है जो म्युनिसिपैलिटी के पास नहीं है। ट्रेन डॉक्टर्स, ह्यूमन तरीकों से जानवरों को पकड़ने की टेक्निक्स, जानवरों के ऑपरेशंस के बाद की देखभाल की कैपेबिलिटी, सोशल और कम्युनिटी के साथ कोऑर्डिनेशन। म्युनिसिपैलिटीज के पास इतनी कैपेसिटी है नहीं और ना ही कोई कोशिश करना चाहता है। इस सब के बावजूद एनजीओ से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो काम करती रहें, चाहे पेमेंट्स मिले या ना मिले, और मिले तो लेट मिले। म्युनिसिपैलिटीज और एनजीओ के कॉन्ट्रैक्ट चलें या ना चलें और कॉस्ट बढ़ती रहें, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मोस्टली एनजीओ अपने काम एनिमल्स की फीडिंग, सर्जरीज या तो पर्सनल फंड से करती हैं, डोनेशन से, बट ये सिस्टम हमेशा चल नहीं सकता है। कोई भी पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम इंसानों के लिए या जानवरों के लिए तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकता जब तक उसके पीछे सॉलिड फाइनेंशियल बैकिंग ना हो जो सिर्फ सरकार दे सकती है। एबीसी को सक्सेसफुल बनाने के लिए एनजीओ को रेगुलर और एडिक्वेट फंडिंग मिलनी चाहिए, टाइम पे पेमेंट्स मिलनी चाहिए। उनके काम पर नजर रखिए बट फालतू की दखल अंदाजी मत करिए जो हमारे सरकारी बाबुओं की स्पेशलिटी है। एनजीओ को लॉन्ग टर्म प्लानिंग का पार्ट बनाइए। सेफ्टी और कंपैशन दोनों को ध्यान में रखा जा सकता है। हम साइंस, कंपैशन और ईमानदारी के साथ इस इश्यू को मैनेज कर सकते हैं। एक्सट्रीम सॉल्यूशंस अट्रैक्टिव लगते हैं बट कभी भी सक्सेसफुल नहीं होते और दुनिया भर में इसके एग्जाम्पल्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। हम बच्चों की सेफ्टी इंश्योर कर सकते हैं और साथ ही साथ हम जानवरों को भी प्यार कर सकते हैं, बट ये सिर्फ तब पॉसिबल है जब हम रिएक्ट ना करें और लॉजिक यूज करें। ये इश्यूज डॉग्स की वजह से नहीं है, ये इशू हमारी सरकारों की गलतियों की वजह से है। सभी कुत्तों को हटा देना या कुत्तों को खतरा मानने वाले लोग लॉजिक, साइंस, डेटा, एथिक्स, कंपैशन में बिलीव नहीं करते। जहां एबीसी प्रोग्राम ढंग से इंप्लीमेंट किए गए हैं वहां कम्युनिटीज ज्यादा सेफ हैं और स्ट्रेस की पॉपुलेशन ह्यूमन तरीके से कम हो रही है, और जहां एबीसी प्रॉपर्ली नहीं होती है वहां स्ट्रेस की पॉपुलेशन बढ़ती रहती है और स्ट्रगल चलती रहती है। आखिर में पनिशमेंट को सोल्यूशन नहीं बोला जा सकता और मेरा नारा आवारा नहीं हमारा है। जय हिंद, नमस्कार।